तो ग्रोथ एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशो, पीईजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो कंपनी जिसका ग्रोथ रेट हाई होता है वो प्रीमियम पे ट्रेड करती है, और जो लो ग्रोथ कंपनीज होती है वो डिस्काउंट में ट्रेड करती है। ठीक है। डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज सब्जेक्टिव। ग्रोथ एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशो उसे कहते हैं पीईजी रेशो। ठीक है। तो पीईजी रेशो क्या है, इसका एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला, बहुत इजी क्वेश्चंस भी यहाँ आते हैं। ग्रोथ एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो इसका फॉर्मूला क्या है? करंट प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय ग्रोथ। ठीक है। पीजी रेशो टर्म कॉइन किया था पहली बार पीटर लिंच ने, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और फंड मैनेजर भी है। ही बिलीव दैट समटाइम अ हाई प्राइस टू अर्निंग रेशो कुड बी जस्टिफाइड ऑन द फाउंडेशन ऑफ हाई ग्रोथ पोटेंशियल। किसी कंपनी में अगर प्राइस टू अर्निंग रेशो हाई है, हाई प्राइस टू अर्निंग, तो वो जस्टिफाइड करती है, लेकिन उसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल दिखनी चाहिए। ठीक है। और उन्होंने ऑल्सो वार्न किया था कि हाई ग्रोथ रिजाइम में नॉट कंटिन्यू, हमेशा के लिए वो लंबे समय के लिए कंटिन्यू हो, वो जरूरी नहीं है। ठीक है। यानी कि एक समय तक ग्रोथ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन लाइफ टाइम हाई ग्रोथ में रहे ऐसा नहीं। तो उनका कहना है कि एज लॉन्ग एज पीजी रेशो इज लेस देन 1, जब तक पीजी रेशो लेस देन 1 है तो बिजनेस में बी ट्रीटेड एज अंडर वैल्यू, और स्टॉक विथ पी रेशो इज सीन एज ओवर वैल्यू। ठीक है। तो बेंचमार्क रूल फॉर थंब में नॉट बी अप्रोप्रिएट और सर्कमस्टेंस। इन्वेस्टर कैन कंपेयर पी रेशो ऑफ डिफरेंट कंपनी टू आइडेंटिफाई कंपनी दैट आर अट्रैक्टिव प्राइस। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है। जैसे एक कंपनी है जिसका अर्निंग पर शेयर है ईपीएस 10 रुपीज है, और वो ट्रेड हो रहा है 120 रुपीज में। ठीक है। और एक एक और कंपनी है जिसका ईपीएस सेम है, लेकिन वो ट्रेड हो रहा है 140 रुपीज में। ठीक है। तो दोनों का पी रेशो, एक का 12 है और एक का 14। ठीक है। तो पी रेशो से लग रहा है कि ए इज बेटर देन इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू बी, लेकिन ए की ग्रोथ रेट है 10%। ठीक है। और बी की ग्रोथ रेट है 15%। तो पीजी रेशो ए कंपनी का आ रहा है 1.2 और बी कंपनी का आ रहा है 0.93, तो 0.93 बेटर इन्वेस्टमेंट चॉइस है। जिसका पीजी रेशो लो होता है, 1 से कम होता है, वो बेटर अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टमेंट के लिए, बेटर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। ये चीज समझ में आई सर? यहां से क्वेश्चन भी पूछता है। यस। हाँ सर। ठीक है। देखिए बहुत इजी है। पी रेशो में क्या लग रहा है कि एक कंपनी का 12 है और एक का 14 है, तो जिसका 12 है वो अपने को लग रही कि बेटर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ए ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू बी। ठीक है। ये एग्जांपल अगर आप अच्छे से समझ के गए ना सर, एक क्वेश्चन तो आपका बन ही जाएगा। ठीक है। फिर इंटरप्राइज वैल्यू टू इबिटा रेशो। ठीक है। इंटरप्राइज बिजनेस कैन बी फंडेड बाय वेरियस सोर्सेस ऑफ कैपिटल इंक्लूडिंग कॉमन इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, कैपिटल एंड डेब्ट। कॉमन इक्विटी हैव अ रेसिडुअल इंटरेस्ट। ठीक है। द रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन इक्विटी वुड बी अफेक्टेड बाय करंट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। ठीक है। तो ईपीएस सच एज पी और पीई रेशो आर इंपैक्टेड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। ठीक है। देखो इसमें सिंपल है कि फंडिंग कहां से होती, कोई भी बिजनेस को फंड कहां से मिलता है बताइए? किसी भी बिजनेस को फंड कहां से मिलता है? शेयर होल्डर सर। शेयर होल्डर से, डेप्ट से, लोन लेके, प्रिफर से, शेयर कैपिटल से, इक्विटी से। ठीक है। तो कॉमन जो इक्विटीज होती हैं उसका रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है, कि आप उनको, दे आर एंटाइटल्ड फॉर वट एवर इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑल अदर्स। मीन्स क्या होता है? सबको पे करने के बाद,
सभी लोगों को पे करने के बाद जो बचता है वो किसका होता है? रेसिडुअल इंटरेस्ट किसका होता है? कंपनी नहीं, इक्विटी होल्डर्स का होता है। जब इक्विटी। आप इक्विटी होल्डर्स का होता है, जब सभी चीजें, ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न अर्न बाय इक्विटी वुड आल्सो अफेक्ट बाय द करंट कैपिटल स्ट्रक्चर। करंट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस को भी अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर में नॉट हैव मेजर स्टेक, उनको कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं। ठीक है, अ कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, जो कंट्रोल करते हैं किसी कंपनीज को, उनको तो पता है ना। क्या क्लियर? एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं है, लेकिन जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स हैं वो कैपिटल स्ट्रक्चर को अल्टर कर सकते हैं। फ्रॉम अ एक्वायर परस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन रेशो, इट इज न्यूट्रल टू कैपिटल स्ट्रक्चर, इज टू लाइकली टू बिकम मोर सुटेबल। जैसे कंपनी इज वैल्यू फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ एक्वायर, व्हेन इट्स पोटेंशियल एक्विजिशन टारगेट इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू वैल्यू। ठीक है, वैल्यू इज बेस्ड ऑन इंटरप्राइज वैल्यू बाय ईबिटा, इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय ईबिटा रेशो। ये दो फॉर्मूले याद करिएगा। कोई कंपनी को वैल्यू देख रहा है एक्वायर, तो पोटेंशियल उसका एक्विजिशन टारगेट है, उसको खरीदना है, तो किस बेस पे खरीदेगा वो? इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय ईबिट या इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय ईबिटा रेशो से। ठीक है, बोथ आर रेशोज आर न्यूट्रल टू कैपिटल स्ट्रक्चर। In case of capital intensive industry, difference is the historical cost of asset और choice of depreciation। ठीक है, तो इंडस्ट्री प्रिफर ईवी बाई बीटा। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री क्या चूज करती? ईवी बाई बीटा। अदर इंडस्ट्री चूज करती ईवी बाई बीट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पी रेशो की तरह सभी को कांस्टेंट रखा जाए तो लोअर रेट ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब देखो यहां पे ईवी बाई बीटा हो या ईवी बाई बीट हो, जितना लोअर होगा उतना अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, इंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स रेशो, अब ये किसके लिए बताइए? ये आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर 3 अगर अच्छे से किया है आपने तो इसके आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, ऐसी कंपनीज जो रिसेंटली मैनेज टू ब्रेक इवन, प्रॉफिट इज लाइकली टू बी मच लोअर देन द लॉन्गर टर्म पोटेंशियल। ठीक है, इन सच केस मोर अबव मल्टीपल वुड बी हाई टू बी मीनिंगफुल। ईवी बाय सेल्स इज मोर मीनिंगफुल एज अ सेल्स कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ऐसी कंपनीज जो अभी टर्न प्रॉफिटेबल हुई है, लाइकली टू, और सस्टेन करेगी प्रॉफिटेबिलिटी इन फ्यूचर, ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट अभी देना शुरू की है और फ्यूचर में भी दे सकती है। ठीक है, और कोई कंपनी लॉस मेकिंग है और टर्न अराउंड उसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तब उसके लिए वो डाउटफुल है। तो ईवी बाई सेल्स किसके लिए देख सकते हैं अपन? बताइए जल्दी। प्रॉफिट, जो प्रॉफिट करने वाली बट अभी अभी हाँ, प्रॉफिट उसने बुक किया है। अभी यानी कि उसने जस्ट अभी प्रॉफिट किया है और वो प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन करने वाली है। पहले लॉस हाँ। मेकिंग कंपनी थी, उसके लिए ईवी बाई सेल्स रेशो। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं सेम टू सेम ऐसे ही पूछा जाएगा, लेकिन थोड़े टेक्निकल वर्ड्स ज्यादा यूज हो। अब देखो आरओई और आरओसी, ये तो आता ही आता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अपन ने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था। तो आरओई का फॉर्मूला क्या है? नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल और नेटवर्थ। आरओसी का ईबिट बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, डेप प्लस नेटवर्थ। ये दो फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए, एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। क्या सर सही बोल रहा हूँ सर? आपने दिया है एग्जाम? बाकी इसमें से आया ही होगा। आरओई आरओसी तो फेवरेट है, फेवरेट है, वो जो एग्जाम लेता है उसका फेवरेट है ये। तो है। आरओई
है ना? यस सर। हाँ आया सर, आया। ये हाँ फॉर्मूला नहीं है, बट आरओसी के क्वेश्चन आए, हाँ हाँ प्रॉब्लम्स। हाँ हाँ। तो आरओई और आरओसी इंडिकेट करता है कितना अच्छा बिजनेस आप कर रहे हो, अपनी कैपिटल को कितने अच्छे से लगा रहे हो। ठीक है, और बुक वैल्यू में उसको रिटर्न कितना अच्छा दे रहे हो। ठीक है, और एज अ इन्वेस्टर यू आर लुकिंग टू एट रिटर्न ऑन अवर इन्वेस्टेड कैपिटल टुडे, नॉट एसेंशियली रिटर्न ऑन बुक वैल्यू। ठीक है, तो आरओई और आरओसी। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल को कैसे निकालोगे? अर्निंग बाई इन्वेस्टेड कैपिटल, अर्निंग कितनी हुई और आपने कैपिटल इन्वेस्ट कैसे किया। ठीक है, फिर प्राइस टू सर बुक इसमें वैल्यू। अर्निंग में ईबीआईटी पकड़ना होता है कि? केवल अर्निंग, हाँ, बट नेट प्रॉफिट पकड़ना चाहिए कि ईबीआईटी पकड़ना चाहिए? केवल अर्निंग। अर्निंग आपकी कितनी हुई, नेट प्रॉफिट नहीं। अगर ओके। नेट प्रॉफिट होता तो वह नेट प्रॉफिट देता। ओके। ठीक है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो क्या है? आपका मार्केट कैप कितना है डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ इक्विटी, या प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। और ये सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सी कंपनीज के लिए है? फिनेंशियल सेक्टर्स की कंपनी से, फिनेंशियल सेक्टर। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको बुक वैल्यू, फिनेंशियल कंपनीज की जो असेट्स होती है वो मॉनेटरी असेट्स होती है, जो उसकी फेयर वैल्यू को रिफ्लेक्ट करती है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में क्या होता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग वो शेयर्स की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए उसमें रियल वैल्यू जनरेट नहीं होती। इसलिए फिनेंशियल सेक्टर के लिए बेस्ट है, फेयर वैल्यू आपको समझ में आती है। इसलिए प्राइस टू बुक वैल्यू जो रेशो है वो फिनेंशियल सेक्टर के लिए बेस्ट है। ठीक है, अब देखिए यहां पे भी एक एग्जांपल दिया है, देखिए ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, शेयर कैपिटल है इसका 50 और दोनों का सेम है 2100, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया है। ठीक है, अब देखने से तो ये लग रहा है कि एबीएफ ट्रेडिंग कर रहा है 200 में और ये कर रहा है 175 में, तो कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिव है? ठीक है, तो बुक वैल्यू पर शेयर आप निकाल लेंगे, तो बुक वैल्यू पर शेयर आ रहा है एएफबी का 198। ठीक है, टोटल इक्विटी को डिवाइड कर दिए नंबर ऑफ शेयर से, 50 लाख शेयर्स है। ठीक है, और बीवी पीएस बुक वैल्यू एलकेएच का आ रहा है 160, एलकेएच का 160 आ रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे आप प्राइस टू बुक वैल्यू, तो एक आ रहा है 1.01 एएफबी का, और इसका आ रहा है 1.09। ठीक है, तो एएफबी लेस एक्सपेंसिव है देन एलकेएच। ये देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इजी है, केवल आपको इसमें बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है। ठीक है, क्लियर? क्लियर? ये इसमें कुछ समझ ना आया हो तो मेरे से पूछ लीजिए। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं कई बार, सेम टू सेम ना ऐसे ही उतार के दे देगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा लेकिन दे देगा। ठीक है, फिर इंटरप्राइज वैल्यू टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशोस, तो इसका फॉर्मूला क्या है? होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी। इंटरप्राइज वैल्यू का मतलब है वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहां से इंटरप्राइज वैल्यू आ जाती है। इंटरप्राइज टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला भी कई बार पूछता है, तो इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में टोटल इक्विटी एंड टोटल डेब्ट। ठीक है, अगर यहां से आप इंटरप्राइज वैल्यू टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, तो यहाँ पे आपका नेटवर्थ दिया 1 लाख, बैलेंस शीट में 1 लाख है, टोटल नेटवर्थ 1 लाख, बैलेंस शीट में डेब्ट कितना है 1 लाख, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5 लाख। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है आपका 2 लाख, इंटरप्राइज वैल्यू 5 + 1 6 लाख, तो इंटरप्राइज टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो आ रहा है 3। ठीक है, मीन्स आर आपको आरओसी 45% यहाँ पे दिया हुआ है ना, उसके लिए आपको 3 टाइम कैपिटल एम्प्लॉयड लग रहा है। ठीक है,
1/3 ऑफ द आरओसी, यानी कि 15% ऑफ 2 लाख। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? द इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल डिपेंड अपॉन वेदर दिस इज एडिक्वेट रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, तो इन्वेस्टर अगर चाह रहा है 20% मिनिमम रिटर्न मिले, तो इन्वेस्टर को कितना पैसा देना पड़ेगा? 2.25 ऑफ एम्प्लॉयड कैपिटल। ये थोड़ा डिफिकल्ट सा है, लेकिन इसको ये चीज समझ में आ रही है तो बताइए, नहीं तो और डिटेल में समझाऊंगा मैं। इसका एक तो फॉर्मूला आता है, अगर अपन इसको डिटेल में अगर एक बार इसको लिख के भी, नोट बना बना के भी लिख देना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कम से कम केस स्टडीज में इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभार आता है। बताइए, समझ में आया? पहली चीज, इंटरप्राइज वैल्यू क्या है? तो वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो मार्केट कैप कितना बोल रहा है? 5 लाख। ठीक है, वो मार्केट कैप हो गया। वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेब्ट कितना हो गया? 1 लाख, तो टोटल 6 हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना है? पहला डेप्ट, दूसरा जो बैलेंस शीट, नेटवर्थ आपका 1 लाख प्लस बैलेंस शीट, तो टोटल 2 लाख। इसको अगर अपन ईवी डिवाइड, ईवी टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो निकाले तो 3 आ रहा है। इसका क्या मतलब है? आपको 45% आरओसी के लिए इन्वेस्टर को इंटरप्राइज वैल्यू से 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट करने के लिए 3 टाइम्स देना पड़ रहा है। तो 1 टाइम के लिए कितना देना पड़ेगा? 15%। ठीक है, तो 20% मिनिमम के लिए कितना देना पड़ेगा? 2.25। क्लियर? यहां से फॉर्मूला, यहां से इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये बस पता होना चाहिए कि डेप्ट कितना है, इक्विटी कितना है। यस, एनी क्वेश्चन? नो डाउट। नो क्वेश्चंस? नो सर, वो क्लियर लिख है। के देखना पड़ेगा एक बार, उसके बाद फिर समझ हाँ, में। लिख हाँ, के एक देख बार हम लोग लीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तभी वो। हाँ, तो नेट असेट्स वैल्यू क्या होता है? ये भी आता है कई बार। नेट असेट वैल्यू अप्रोच ऑफ इक्विटी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ एंटाइटी असेट माइनस माइनस, यानी मीन सॉरी, इक्विटी असेट माइनस द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू और नेटवर्थ ऑफ इक्विटी, एज वन इज यूजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स टू अराइव एट द एनएवी। तो एनएवी रिप्रेजेंट करता है करंट वैल्यू ऑफ टोटल इक्विटी। ये बस एक पॉइंट याद रखिएगा, नेट असेट वैल्यू का मतलब होता है करंट वैल्यू ऑफ टोटल इक्विटी। ठीक है, और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर निकालने हैं, तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से नेट असेट्स वैल्यू को डिवाइड करते हैं, तो पर वैल्यू नेट असेट्स की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अगर करंट वैल्यू ऑफ टोटल इक्विटी को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो नेट असेट वैल्यू पर शेयर निकल आ जाता है। और ये किसमें यूज होता है? रियल एस्टेट, शिपिंग एंड एविएशन इंडस्ट्री में। ठीक है, बहुत इजी है, ये पॉइंट बहुत इजी है। अब देखिए, अदर मैट्रिक्स में डिवाइडेड बाय एम्बेडेड सर वैल्यू। म्यूचुअल फंड में भी एनएवी सुना है। हाँ, एनएवी उसी का है, वो नेट असेट्स वैल्यू है, वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग टाइप से दिया है। जैसे नेट असेट वैल्यू यहाँ पे दिया है असेट माइनस लाइबिलिटी, तो नेट असेट वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इसको अगर निकालना है, तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू और नेटवर्थ। ठीक है, ये बुक वैल्यू और नेटवर्थ से डिफरेंट होती है। मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स, ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? करंट वैल्यू ऑफ टोटल इक्विटीज, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। ठीक है, टू कंप्यूट नेट असेट वैल्यू पर शेयर, टोटल इक्विटीज। ठीक है, वो भी सेम है, लेकिन वहां पे अपन किसकी बात करते हैं? यूनिट्स की बात करते हैं, यहाँ पे शेयर वैल्यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है,
एक होता है अदर मैट्रिक्स में प्राइस एम्बेडेड वैल्यू। दिस मैट्रिक्स इज स्पेशली यूज्ड इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो ये याद रखिएगा कि फ्यूचर फ्लो, आज के प्रेजेंट वैल्यू से कितना नेट फ्यूचर कैश फ्लो क्या जनरेट होने वाला है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए यूज होता है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू, ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है? एनबीएफसी के लिए। ईवी बाई कैपेसिटी, ये किसके लिए होता है? जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, जैसे स्टील प्लांट्स के लिए। क्लियर? ये तीन चीजें आती है, बहुत छोटा सा दिख रहा है लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है, जैसा मैंने बताया वैसी। ठीक है, रिलेटिव वैल्यूशन या ट्रेडिंग एंड ट्रांजेक्शन मल्टीपल। ठीक है, इसमें क्या है? रिलेटिव वैल्यूशन क्या होता है? इंट्यूटिव होता है। वी डू ऑल दिस टाइम इन अवर पर्सनल लाइफ। जैसे अपन क्या करते हैं? वी ट्राई टू वैल्यू असेट लुकिंग एट हाउ मार्केट वैल्यू सिमिलर और कंपेरेबल असेट्स। ठीक है, जैसे रियल एस्टेट की, अगर अपने को कोई अपार्टमेंट बाय करना है तो क्या करते हैं अपन? उसकी इंडिकेटिव वैल्यू निकालते हैं, निगोशिएट करते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी नहीं, इतना ज्यादा बोल रहे हो, कम बोल रहे हो। ठीक है, तो रियल एस्टेट के लिए हाईली यूजफुल है, क्योंकि जल्दी से अपन एस्टिमेट कर लेते हैं। ठीक है, लिमिटेड कंप्यूटेशन एंड assumptions। इससे रिफ्लेक्ट होता है करंट मार्केट मूड, ऑप्टिमिस्टिक है कि पेसिमिस्टिक है। मीन्स अपन ने वैल्यूएशन किया, अपने को लग रहा है कि ये ज्यादा प्राइस का है, तो क्या करते हैं अपन? सेल करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम प्राइस पे आ गया तो क्या करते हैं? सेल करते हैं। मिनिमम पे है तो बाय करते हैं। एवरेज है तो ठीक है, चलो होल्ड कर लो। वही है ना? एम आई क्लियर? क्लियर हुआ बात ये? देखो चैप्टर 10 आप लोगों का माथा घुमाएगा, वो तो मेरे को पता है। मेरे को भी समझाने में बहुत मेहनत लगती है। देखो आज तीसरी क्लास हो गई, शायद चौथी क्लास है। 2 बार 3 बार वही वही चीज पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहीं से स्कोर जनरेट होगा, यहीं से नंबर लोगों के आएंगे। ठीक है, रिलेटिव वैल्यूएशंस का मिथ अपन कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ द पार्ट, एसओटीपी वैल्यूएशन, ये आता ही आता है, आया ही होगा। जैसे कुछ बिजनेस हैं जो क्लस्टर या बंडल ऑफ बिजनेस में काम करते हैं रेदर देन वन बिजनेस, जैसे आईटी, आईटीसी, एलएनटी हो गए। वो डिफरेंट बिजनेस में रहती लेकिन एक अम्ब्रेले के अंदर। आईटीसी में बहुत सारे बिजनेस है, तो उन सभी बिजनेस को वैल्यू अपन सेपरेटली करते हैं, ईच बिजनेस सेपरेटली। लेकिन दिस मेथड इज वैल्यू कंपनी बाय पार्ट और एडिंग देम अप टू नोन एज सम ऑफ पार्ट वैल्यूशन। ठीक है, एक एक बिजनेस का वैल्यूशन करते हैं और उसका सम कर देते हैं, डू द सम ऑफ द वैल्यूशन। क्लियर? सम ऑफ द पार्ट वैल्यूशन। क्लियर? ये तो इजी है, इसमें तो हाँ बोलना चाहिए आपको। जैसे मतलब क्या, सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन मतलब? जैसे आईटीसी और एलएनटी है, वो बहुत सारा बिजनेस करती है। ठीक है, ओके। तो हम इंडिविजुअल बिजनेस को सेपरेटली स्टडी करते हैं, वैल्यू करते हैं। ठीक है, और उन टोटल ऐड करके उस कंपनी को वैल्यूएशंस करते हैं। एक एक कंपनी का इंडिविजुअली करते हैं बाय पार्ट और ऐड करके उसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशंस। इसका एग्जांपल है आईटीसी और एलएनटी। बहुत सारे हर बिजनेस है ना। कंपनी का अलग अलग वैल्यूएशन करने का। सब कंपनी का नहीं, आईटीसी किस किस कौन कौन से बिजनेस में बताइए? तो मैं कंज्यूमर में है, businesses है। टोबैको में। नोटबुक वाले में। नोटबुक में, कपड़े बनाती कि नहीं? हाँ, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी है ना, आशीर्वाद हाँ आटा वगैरह बनाती है। हाँ हाँ हाँ, इनका और विल्स इससे, करके ब्रांड भी आता है हाँ कपड़े का। ये टोबैको में भी है। हाँ, तो सबका अलग अलग वैल्यूएशंस किया जाता है, तो फिर उसको रिलायंस भी सब। इसमें आएगा क्या?
इसमें तो एल&टी और आईटीसी दिया है तो इसी को लेंगे, लेकिन रिलायंस भी है उसका पार्ट रिटेल, लेकिन वो तो अलग अलग लिस्टेड भी होने वाली है ना अभी। हाँ, जैसे देखो मेन क्या आईटीसी है, से होटल निकल गया ना, लगा था। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही वो भी निकल जाएगा, आईटीसी होटल्स भी है, तो एक अम्ब्रेले के अंदर है इसका बिजनेस। तो ये जो एग्जांपल दिया है एल&टी का मेरे को नहीं पता है। एल&टी केवल मेरे को इतना पता है कि वो बड़े हैवी सड़कें जो होती हैं वही बनाते हैं, जो बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं ऑल इंडिया, उनके मिनिमम प्रोजेक्ट होते हैं 5,000 10,000 करोड़ के, एक एक डिफेंस प्रोजेक्ट में रहते भी हैं। है उनका। हाँ डिफेंस में भी है, हाँ लेकिन डिफेंस एल&टी, में, हाँ फाइनेंस में, आईटी में है। आईटी में है, तो वो तो अलग अलग लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल दिया है ना आईटीसी और एल&टी का, तो इसी को याद रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बाकी को याद करेंगे ना तो थोड़ा डिफिकल्टी होती है। अब जैसे देखिए, ये क्वेश्चन भी आएगा, अदर वैल्यूएशन पैरामीटर न्यू एज एज कंपनी और बिजनेस, जैसे ई कॉमर्स कंपनीज है, व्हाट्सअप है, जोमेटो है, लिंक्डइन है, फेसबुक, इसको कैसे वैल्यू करोगे आप, इसका वैल्यूएशंस कैसे निकालोगे? इसको कैसे निकालते हैं, जैसे व्हाट्सअप को कितने लोग देख रहे हैं, पेज को रिव्यू कितने लोगों ने किया, फुटफॉल कितना है, एआरपीयू कितना है, नंबर ऑफ यूजर कितने हैं, ये आएगा ही आता है। अगर आपको ये क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलेंगे, तो ये न्यू पैरामीटर या लैंग्वेज, जैसे आई बॉल, व्हाट्सएप को कितने लोग कितने समय देखते हैं, जोमेटो से कितने ऑर्डर्स आ रहे, फुटफॉल, एआरपीयू कितना है, एवरेज रेवेन्यू पर, फुल फॉर्म क्या है इसका एआरपीयू का? और यूजर आएगा ना। हाँ ठीक है, इसका इसका फुल फॉर्म पूछता है यूजर ना। ठीक है, पर यूनिट। हाँ पर यूनिट, तो इसको भी याद रखिएगा, तो ये आएगा ही आएगा, ये न्यू टेक्नोलॉजी का। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी बिजनेस को इस टाइप से भी वैल्यू किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अगर आप इसको सही से वैल्यूशन नहीं कर पाए, बफेट ने कहा, क्या कहा है, या फिर बफेट की बात हुई कि अल्टीमेटली ट्रांस, अगर वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पाए, ये सब तो मिल रहा है, पेज को रिव्यू मिल रहा है, फुटफॉल मिल रहा है, नंबर ऑफ यूजर है, आई बॉल्स हैं, सब है, लेकिन प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, विजिबिलिटी नहीं दिख रही है बिजनेस में। ठीक है, केवल आप स्टोरी पे बिलीव कर रहे हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या आप बोल रहे हो कहानियां बता रहे हो। ठीक है, तो क्या होता है, फिर वो बिजनेस गिरता भी है, जैसे पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड्स गिरते हैं ना, वो कार्ड्स के क्या, ताश के पत्तों के महल बनाना, वो गिरते हैं ना, वैसे ही ये भी बिजनेस गिरता है, तो डॉट कॉम बबल जैसी भी स्थिति आती है। केवल अपने को स्टोरी पे बिलीव नहीं करना है, अपने को उसकी प्रॉफिट उसकी रेवेन्यू भी चेक करनी है। ठीक है, सीएपीएम अपन ने देख लिया था, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ वैल्यूएशंस क्या है? ठीक है, क्या है ऑब्जेक्टिविटी? is so many computation for valuation result into the question, is valuation objective? This may appear, but it is very subjective in exercise, various method, quite subjective without any generally accepted standard। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, फॉल्स इंप्रेशंस क्या है, वैल्यूएशन इज नॉट टाइमलेस, ये चेंज होते रहती है, बिजनेस भी चेंज होते रहते हैं। रिलायंस कहाँ था, आज क्या कर रहा है, बहुत सारे बिजनेस आपने देखे होंगे, कुछ ना कुछ नया कर रहे हो। ठीक है, तो कभी भी आप वैल्यूएशंस कर रहे हो तो कुछ चीजें कंसीडर करनी है आपको। अगर किसी बिजनेस की अर्निंग पावर हाई है, बुक वैल्यू ऑफ शेयर कुड बी लेस इंपॉर्टेंट। अर्निंग पावर हाई है तो बुक वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अगर अर्निंग पावर लो है तो बुक वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विटी एंड शेयर रिफ्लेक्ट पार्ट ओनरशिप इन बिजनेस। टू वैल्यू शेयर वी नीड टू वैल्यू इंटायर बिजनेस। EV and not the market cap is the true value of the firm for private owner। ठीक है, इंटरप्राइज वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ना कि मार्केट कैप फॉर प्राइवेट ओनर।
पी फॉर लिवरेज फर्म में बी डिसेप्टिव। तो आपको पी अगर किसी लिवरेज फर्म का देखना है तो उसके डेप्ट लेवल को देखिए, कॉन्सोलिडेटेड नंबर को देखिए, स्टैंड अलोन नंबर को मत देखिए, आरओई पे फोकस करिए, नॉट ओनली ईपीएस। ठीक है, लिवरेज इंप्रूव आरओई। ठीक है, बट एक्सेसिव लिवरेज इज रिस्की। आरओसी रिफ्लेक्ट करता है टू रिटर्न ऑन कैपिटल। आरओई कुड बी मैनिपुलेट। आरओसी और आरओई क्लोजली निट होता है। ठीक है, अगर ज्यादा वेरिएशन है तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये पॉइंट भी अगर आपने याद करके गए ना तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो चैप्टर 10 खत्म है। ये आपसे तभी बनेगा जब आप इसको डिटेल में पढ़े रहोगे। देखो वही सेम है जो अब मैंने पढ़ाया था। पी रेशो आपको निकालने आएगा, अगर यहाँ पे जैसा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करोगे तभी क्वेश्चंस बनेंगे। क्या आपको रिवीजन के लिए समय चाहिए एक दिन, कि अपन कल चैप्टर 11 स्टार्ट करें? चैप्टर 11 मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है और इससे क्वेश्चंस भी इजी आते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है XIRR का, बताइए जल्दी। फिर चालू कर सकते हैं 11। ठीक है, कल चैप्टर 11 स्टार्ट